ये जो सेशन है जिसका उन्वान है बेकैद ज़िंदगी के सुर, इस सेशन का जो मकसद है वो ये है कि फोक म्यूज़िक के हवाले से, क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से जो है हम और जानने की कोशिश करें कि कैसे हम इस बेकैद ज़िंदगी को तरतीब में ला सकते हैं। कैद तो नहीं किया जा सकता किसी को, और जिन कुछ जो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें बनाई उसमें कुछ एक जो वो था उसमें परिंदे थे, तो बस अब उन्हीं को कैद करना रह गया है। बाकी हम लोग तो कैद ही हैं, कितने दिनों से कैद हैं। लेकिन ये जो सेशन है ये वो है कि जहाँ से हमारी अगर जिस्म तो खैर कैद है, लेकिन ज़ाहिर है कहीं रूह जो है वो बाहर ना जाए। अभी सिर्फ एहसास इस तरह का हो कि हम खुली हवा में सांस ले सकें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है मौसीकी, शायरी और जो भी फाइन आर्ट्स होते हैं उसको जो है हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बेकैद ज़िंदगी के सुर एक ऐसा ही सेशन है। पद्मभूषण शारदा सिन्हा जी आपके दरमियान है, आपके सामने हैं। कल तो हमने वो शाम देखी जिसका तसव्वुर तो खैर बहुत अरसे के बाद किसी के जहन में होता है, और उज़्मा जाफ़री वो हमारी एक अहम मेंबर भी हैं और बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। तो बोलती वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज उनके लिए बोलने के लिए कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। सिर्फ आपको अभी शारदा जी को सुनने के लिए लोग बैठे हैं, और मुझे यहाँ से हटना होगा क्योंकि मुझे और लोगों को इन्फॉर्म करना जो यहाँ से चले गए हैं कि वहाँ सेशन हो रहा है। कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो मैं जा करके मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। बहरहाल ये सेशन आपके हवाले। उज़्मा जी। बहुत शुक्रिया रंजीत। ख्वातीन व हज़रात, आदाब, नमस्कार। मैं उज़्मा जाफ़री जश्न अदब के इस मंच से आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। और जैसे कि रंजीत ने अभी बताया, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फोक म्यूज़िक का एक जाना माना नाम है, एक ऐसा नाम जिसने ज़िंदगी के उतार चढ़ावों के बावजूद गायकी की दुनिया में एक अलग मकाम हासिल किया है। इनके चाहने वाले हज़ारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आज जश्न अदब में हमारे साथ मौजूद हैं लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए शारदा जी का। हाल ही में शारदा जी को छठ पूजा पर आधारित गीत हो दीनानाथ के मैथिली गायन पर 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, और आज जश्न अदब गर्व महसूस करता है। और ख़ासतौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रंजीत का कि उन्होंने मुझे चुना शारदा जी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अदब। शारदा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक कलाकार होता है, कला एक बच्चे में पैदाइश से होती है, भगवान की देन होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि कला का क्या फॉर्म उसको अपनाना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले कला की रुचि आप में कब पैदा हुई और संगीत ही क्यों? बहुत अच्छा उज़्मा जी, बहुत पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको एक कुछ वो है ना, कुछ कुछ होता है वो देखते ही हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सवाल ये बहुत ही माकूल है और बहुत ही मैंने कई बार आज तक जो है लोगों ने पूछा है, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि रुचि को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो बचपन में पेरेंट्स कर पाते हैं या कर पाएंगे। मैं तो बड़ी होने के बाद मैंने कुछ सोचा होगा, पर बचपन में जब मेरे पिताजी ने मुझे कविताओं को गा कर कहते हुए सुना, तो उन्हें ये लगा कि ये बच्ची इसकी रुचि उधर है। तो उस ज़माने में रुचि अगर है तो उसको उस तरफ जाने के लिए अग्रसर करना ये बहुत बड़ी बात थी जी। और उन्होंने किया। मेरी रुचि देखी उन्होंने, मैं अभिनय करती थी, मैं कविताओं को गुनगुनाती थी, जैसे भैया मोरा राजा सोने का दरवाजा। तो मैं सीधा भी बोल सकती थी, पर मैं इसको गा गा के बोलती रही होंगी जी, राइम करके। बिल्कुल। तो क्योंकि चूंकि मेरे पिताजी मेरी डायरी लिखते थे कि आज शारदा ने ऐसा किया,
आज शारदा ने ये किया, ऐसा कर रही थी। एक बार का वाकया तब याद आ गया है कि उन्होंने कहा कि जब बड़ी होगी तब ये फलां काम हम करेंगे। तो कुछ देर रुक के घर में, और मैं आके मैंने कहा कि बाबूजी मैं बड़ी हो गई। तो बहुत हंसने लगे कि ये बेटा ऐसे थोड़ी ना बड़े होते हैं, बड़े होने में समय लगता है। तो वही बात है कि रुचि थी, और उस रुचि को मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया, समझा, और तब मैं इस विधा में, लोक नहीं कहूँगी क्योंकि तब मैं क्लासिकल सीखने लगी थी। बहुत बचपन से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जो है उन्होंने दिलवानी शुरू की। वो ऐसे कि मैं जा तो नहीं सकती थी, पर गुरु को घर पे बुला के, और जैसे सेशन होते हैं ना 2-2 3-3 दिन उनका घर पे रहना, और कई सारे सिटिंग्स में जो है वो प्रारंभिक शिक्षा देना, दिलवाना उन्होंने शुरू किया। वहाँ से शुरुआत हुई। और होता है ना वो मिट्टी, जो कच्ची मिट्टी होती है तो उसको गढ़ते हैं, वो उन्होंने गढ़ना शुरू किया, और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर स्कूल कॉलेज हर जगह मैंने अन्य विषयों के अलावा संगीत को एक अपना ये बनाया, जरिया बनाया। हर जगह लोग प्यार देते थे इस संगीत का। क्लासिकल तो मैं सीखती थी, क्लासिकल मैंने ऑप्ट किया था, कॉलेज में भी, ऑनर्स में, या कहीं भी, सब जगह ऑप्ट तो करती थी। पर उसके अलावा मेरी ये आदत रही कि आसपास, पास पड़ोस, दादी चाची, मौसी नानी, कोई भी कुछ गुनगुना रहा है, या भैंस पर चढ़ के जाता हुआ बच्चा भी कुछ गुनगुना रहा है, तो उसे मैं कोशिश करती थी कि मैं कैप्चर करूं, सीखूं वो कैसे गा रहा है। और जब उसके शब्द मुझे समझ में नहीं आते थे तो मैं उन पर अपने शब्द भी गढ़ कर गाती थी। इस तरह से मेरा ये जीवन संगीत का शुरू हुआ। बहुत सारी बातें हैं। आम का जो बगीचा होता है, वहाँ जब छोटी थी, छुट्टियों में मैं जाती थी। मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, पेशा उनकी एजुकेशन विभाग में थे वो, तो इसलिए जब वो छुट्टी होती थी गर्मी की, तब हम लोग जाया करते थे। और उस दरमियान जब आम के बगीचे में जाते थे तो वहाँ आम चुनना बच्चों के साथ, आम के पेड़ पर चढ़ जाना, और चढ़ के वो नमक के साथ में लगा के और कच्चे आम का खाना, मैं भूलती नहीं हूँ। ये सब गुजरा है आंखों के सामने, और मैंने जिया है गाँव की ज़िंदगी को उन्हीं 1 महीना 1.5 महीने की छुट्टियों में। तो उन्हीं चीज़ों का सारा ये असर है। ये मेरा जीवन का सफ़र जो है, मेरा जो सफ़र संगीत का शुरू होता है या जीवन का शुरू होता है, वहीं से है। जी, शारदा जी, बहुत से लोग हैं, बहुत कलाकार हैं जो संगीत की पढ़ाई करते हैं और कलाओं की पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो सितारे बन पाते हैं। आज हमारे साथ एक सितारा बैठा है। जानना चाहूंगी इस सितारे को किसने और कब चुना, और टर्निंग पॉइंट कहाँ था? मैं तो आपको सितारा नहीं समझती। ये लोगों का प्यार, आप सबों की दुआएं हैं जो ऐसा कहते हैं, वरना सीखना तो जिंदगी भर आदमी को पड़ता है। सितारा तो बड़ापन। तो ये मैं टर्निंग पॉइंट में, मैंने स्कूलों में बहुत परफॉर्म किया अपना। जब कभी भी गवर्नर हाउस में कंपटीशन के लिए कॉलेजेस स्कूल से जो स्टूडेंट्स जाते थे, उसमें मैं सबसे आगे रहती थी। चुनाव होता था तो उसमें सबसे आगे रहती थी, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत आगे थी। खेल में भी और पढ़ाई में भी मेरा बहुत मन संगीत में मेरा बहुत मन लगता था। पढ़ाई में मन लगता तो ज़रूर था, लेकिन समय निकालती थी मैं संगीत के लिए, और दौड़ धूप करके खेलने के लिए। कबड्डी खेलती थी, आउटडोर गेम्स खेलती थी बहुत ज़्यादा। तो स्कूल में जब मैं स्कूल में थी उस दरमियान मैं नृत्य भी सीखना शुरू किया मैंने, और मैंने मणिपुरी डांस भी सीखा। तो मैं नृत्य के स्कूल में जाती थी, और वहाँ के प्रिंसिपल थे डॉक्टर हरि उपल जी। पटना में उन दिनों एक स्कूल था, नृत्य कला मंदिर, और मुझे जैसा याद है कि पूरे बिहार में कहीं भी ऐसा हॉल, ऐसी संस्था नहीं थी। तो उन दिनों जब डांस सीखने का क्रम था, उस बीच में जो एक रिसेस टाइम होता है, तो उस समय हम लोग कॉमन रूम में बैठते थे। मुझे याद है कि मैं बैठी थी, और भी हमारी जो फ्रेंड्स थी वो बैठी थी कि अब तो थोड़ी देर में फिर क्लास शुरू हो जाएगा तो जाना है।
उसमें उस बीच में मैं गीत गा रही थी कि आजा आई बहार ओ मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। मैंने कॉपी किया था उस गाने को और मैं गा रही थी। तो हरि उपल जी बहुत मजाकिया भी थे और बहुत समझदार कलाकार, बहुत बड़े। वो आए और उन्होंने कहा कि रेडियो कहाँ से बज रहा है ये। तो लड़कियों ने कहा कि नहीं नहीं उपल जी ये रेडियो नहीं बज रहा है, ये शारदा गा रही है। अच्छा शारदा गा रही है, चलो इधर आओ। तो मैं गई, फिर उनके चैम्बर में उन्होंने टेप रिकॉर्डर उनका रहा होगा। अभी मैं टेप रिकॉर्डर बोल रही हूँ, पर उन दिनों मैं जानती नहीं थी कि टेप रिकॉर्डर क्या होता है। तो मैं बैठी और उन्होंने कहा कि क्या गा रही थी तुम। तो मैं शर्मा गई कि मैं कैसे गाऊँ वो। उनका तो और क्या आता गाने। तो मुझे एक गीत याद था जो मेरे गुरुजी ने सिखाया था, महाकवि विद्यापति की वो रचना थी। वो मैं उनके सामने मैंने गाया और वो बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने वो उस गाने को रिकॉर्ड किया और मेरा ये गाना भी रिकॉर्ड किया जो मैं वहाँ गा रही थी और मुझे तुरंत सुनाया उन्होंने। और वो गीत था जो जो सबसे पहले उनके सामने मैंने गाया था कि वो उसमें दुर्गा माँ के रूप का वर्णन है, जो पहला गीत वहाँ पर जो मैंने गाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भाविनी माया सहज सुमति बर दियो गुसाउनी अनुगत गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयाउनी। बहुत खूब शारदा जी, बहुत खूब। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये बता दें कि शारदा जी को बिहार की लता जी भी कहा जाता है। आज हमने साक्षात दर्शन कर लिए लता जी के, बहुत शुक्रिया रंजीत का एक बार फिर से। जो बॉलीवुड में किस तरह से ब्रेक मिला शारदा जी, खासतौर से वो किस्सा हम जानना चाहेंगे जो HMV रिकॉर्डिंग वाला किस्सा था, वो काफ़ी मशहूर भी हुआ, अखबारों में भी छपा। जी वो ये है कि मेरी सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग हुई थी HMV में वो 1971 में। और जब मैं वहाँ रिकॉर्ड करने गई तो बहुत बहुत भीड़ थी स्टूडियो में। लखनऊ में ये पहली रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा। और बहुत भीड़ थी स्टूडियो में, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड, तुरंत मेरी शादी हुई थी उस वक्त थी। तो उन्होंने कहा कि भाई चलते हैं, वो ऑडिशन का निकला है, क्या कहते हैं टैलेंट सर्च या कुछ समथिंग लाइक। हाँ, तो मैंने कहा कि हम भी चलेंगे वहाँ। तो हम गए वहाँ पे। मुझे उस समय लगता था कि हम जाएंगे वहाँ और होगा, मगर वहाँ जाने के बाद बहुत भीड़ नज़र आई। उस भीड़ में मैंने देखा कि स्टूडियो से जल्दी जल्दी लोग जाते हैं और वापस आ जा रहे हैं। मैं बहुत डर गई कि सब लोग जाके आ क्यों रहे हैं। फिर मेरी बारी आई, मैं जब गई तो मुझे भी तुरंत उन्होंने वहाँ से जैसे जैसे डिस्क्वालीफाई हो रहा था वैसे मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं भी चली गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अब तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया है तो चलिए अब चल के अपना गला ही बिगाड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे गा के, जब हमको फेल ही कर दिया ऑडिशन में तो गा के क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए चलते, कहते हैं तो चले। हमने अमीनाबाद जाके खूब सारी कुल्फियाँ खाई खूब, मगर मेरी आवाज़ ईश्वर की कृपा से खराब नहीं हुई, ठीक ही रही। मेरे पति ने दूसरे दिन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम उदास नहीं होंगे, चलो लड़ते हैं उनसे, चल के लड़ेंगे। तो वो मेरे साथ गए और उन्होंने HMV में जाके उस वक्त जो रिकॉर्डिंग मैनेजर थे मुरली मनोहर स्वरूप जी, तो उनसे उन्होंने कहा कि देखिए एक मौका आप हमें फिर से दीजिए। हम स्टेशन पर उतरे और सीधे हम यहाँ स्टूडियो ही चले आए थे। तो हमने कोई तैयारी भी नहीं की थी, हमने चेंज भी नहीं किया था। मतलब हाउ सिंपल, आज लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो तो बहुत लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके बाद कुल्फियाँ खा ली। तो बहुत जैसे लड़ते हैं ना लोग, नहीं नहीं आपको एक मौका देना चाहिए ना, एक मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए मैं कोशिश करता हूँ, मुरली जी ने कहा। और वो अंदर गए और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि कुछ कहा
उन्होंने फिर बाद में उन्होंने बताया कि हमने कहा कि नहीं पढ़े लिखे लोग हैं ये, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है, सही में ऐसा लगता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। तो फिर मुझे दूसरे दिन मौका मिला। दूसरे दिन जब माइक पे टेस्ट के लिए मैं खड़ी हुई तो मैं गीत गा रही थी। संयोग ये है कि उसी समय कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, वो मिस्टर VK दुबे, HMV के, अच्छा। तो वो लौटे थे कहीं से, कोई मीटिंग थी उनकी कलकत्ता में, वहाँ से वो लौट रहे थे। मैं रिकॉर्डिंग पे खड़ी थी माइक पे हॉल में, और दुबे साहब आए और हॉल को क्रॉस कर रहे थे और मैं गा रही थी। तो मैं जो गा रही थी, बस उन्होंने वहीं से उन्होंने बोलना शुरू किया कि रिकॉर्ड दिस आर्टिस्ट। वाह। तो सबके सब उन्होंने सोचा कि भाई कल इस आर्टिस्ट को, इस आर्टिस्ट तो मैं थी नहीं उस वक्त, कि इस को मैंने, कैंडिडेट को हम लोगों ने फेल कर दिया था। अभी दुबे साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड दिस आर्टिस्ट। तो मेरा गाना वहीं से रिकॉर्ड हो गया। उसी बार मेरा पहला गीत रिकॉर्ड हुआ और वो मैथिली में रिकॉर्ड हुआ। और वो मैथिली गीत जो है वो सारे लोग जानते हैं। बहुत बार मैंने इंटरव्यूज में कहा भी है इस बात को कि वो गीत अपने आंगन से उपजा हुआ गीत, यानी अपने बड़े भैया के विवाह में जो द्वार छेकने का जो एक नेग होता है बहनों का, तो उस नेग के लिए मैंने एक गीत अपनी बड़ी भाभी से, अपने चाची से, जो लोग घर में थे उनसे मैंने सीखा था। क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको जब बहू लेके आएंगे तो आप नेग तो मिलेगा नहीं बिना गाए, तो गाना, तो मैंने कहा मुझे आता नहीं गाना, मैं तो क्लासिकल उन दिनों सीखती थी। तो उन्होंने कहा कि तो सीख लो। हमने कहा ठीक है, तो 2 लाइन तो सिखाई दीजिए हमको। वही मैंने 2 लाइन सीखा और वही गाना मैंने फिर वहाँ भी रिकॉर्ड करने के पहले जो टेस्ट में मैं दे रही थी, तो वो ऐसे गाने में गा रही थी। मैं चाहूँगी कि 2 लाइन ज़रूर उस गाने को भी सुना दूँ प्लीज। वो नेग का गाना है। और मैं चूँकि मैथिली स्पीकिंग हूँ, घर में मैथिली होती है, मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ मैं। तो ये गाना है, द्वार के छिकाई नेगा पहले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबर अपन यो दुलरुआ भैया, ससुर के कमाई देलहा बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हो दुलरुआ भैया। बहुत खूब। ये भी जानना चाहेंगे इसके बाद नेक मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। बिल्कुल मिला, कानों की बाली मिली और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भाभी को कहा कि मुझे मिली, तो उन्होंने कहा कि मैंने गाना सिखाया था तो मुझे हिस्सा दे दो। मैं बहनों में अकेली हूँ। मेरे 8 भाई, मैं 8 भाइयों की अकेली बहन रही हूँ। तो बहुत सारे नेग, जो कोहबर होता है ना, नेग मांगती है बहनें, उसमें मुझे बहुत नेग मिलते रहे हैं। आपकी बातचीत से शारदा जी पता चला कि आपके हस्बैंड का आपके साथ काफी सपोर्ट रहा। जैसे वो वहां पर जाकर मैनेजर से भी लड़े, और जाहिर सी बात है जिस मकाम पे आप इस वक्त हैं, एक औरत उस मकाम तक पहुंचने के लिए अगर उसके हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, वो बहुत नामुमकिन सी बात है। बहुत मुश्किल है। और उस दौर में तो और भी बहुत मुश्किल बात थी। मैंने अपने विवाह के बाद जो भी जो गीत संगीत की जो बातें हुई मेरे साथ, उसमें मेरे पति का बहुत सहयोग है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी के बाद एक बार जब ऑफर आया कि आपने तो डांस सीखा है तो डांस कीजिए, और मैं तो, जिसको कहते हैं ना, तड़प थी मेरे अंदर कि मैं डांस कैसे करूं स्टेज पर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था डांस। और मैंने डांस में डिप्लोमा किया था और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मेरा रिजल्ट भी रहा था। मेरा हाथ भी टूट गया था, एक बार फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो सारे बोल क्लियर किया और सारी जो बातें एग्जामिनर ने पूछी मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मेरा रिजल्ट इसके बावजूद भी बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि डांस करने का अवसर मुझे मिले। और वो जब ऑफ़र किया, उन्होंने जब कहा कि हम लोग चाहते हैं कि शारदा जी का डांस हो, तो कहा ना मैंने कि मैं कलाकार तो थी नहीं उस समय, मैं समझती नहीं थी कि मैं कलाकार हूँ। मैं तो, मुझे तो ये तड़प थी कि कैसे मौका मिले, कैसे एक स्टेज मिले, कैसे
2 गाना नहीं, मैं 4 गाना गाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने झट से कह दिया उनसे, कहा तो उनका हाँ ठीक है, जब सीखा है तो विकास तो होना ही चाहिए, चलो ठीक है करते हैं। तो कहते हैं ना, एक ढाल बन के खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो बहुत सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि जब मैंने शादी मेरी हुई थी, तो जब मैं ससुराल गई तो मेरी सासू माँ और ये सब, वहाँ पे भी मेरा विरोध हुआ था गाने का, मतलब नहीं चाहते थे कि ऐसे। लेकिन जब लोगों ने कहा कि आपकी बहू बहुत अच्छा गाती हैं, तो फिर वो भी धीरे 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 जो है वो मेरे साथ बिल्कुल वो हो गई। और यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि फिर उनकी सास ने जो गाया था कभी, वो भी मैंने उनसे पूछ के गाया और वो मेरा साथ देने लगी। उनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं मैं उनसे सीखने भी लगी। और साथ ही नहीं मैम, एक वक्त आया होगा कि वो उस बात पे गर्व महसूस करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी मेरे हस्बैंड ने जाके समझाया कि मैं अगर गाता तो तुम क्या करती थी, मुझे भी घर से निकाल देती क्या। तो इस तरह से सहयोग की बात जहाँ तक है, वो बहुत सहयोग रहा उनका हर जगह। और मैं इसके लिए बड़े शुक्रगुजार हूँ। ये शब्द छोटा है, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि जब लड़कियाँ मंच पर जा कर के गाना तो गा ही नहीं सकती थी, और नृत्य करना तो बहुत दूर की बात थी। ये भले हुआ कि मैंने जब डांस किया तो उसके बाद दूसरी सुबह जो है लोग वो कानाफूसी करना लोगों ने शुरू तो कर दिया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। थोड़ी ज़िद्दी तो मैं ज़रूर थी कि आप करते रहो, मैं अपना काम करती रहूँगी। ये जज्बा तो बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी तरफ से भी आपके शौहर को, आपके पति को सलाम कि उन्होंने इस जज्बे के साथ आपका हमेशा साथ दिया, और जो आप आज हैं ये बहुत बड़ा सपोर्ट उनका ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। शारदा जी, अब बॉलीवुड कब हुआ? ऐसे तो बॉलीवुड वो भी एक कहानी ही है। बॉलीवुड जो है वो मैंने प्यार किया, एक जी, मूवी जी। आई थी। सलमान खान पे फिल्म आई बिल्कुल गई, सलमान खान भाग्यश्री। की, भाग्यश्री की। जी। ऐसा लगता है जैसे भाग्यश्री उसी फिल्म के लिए बनी थी। तो मैं गई थी, एक भोजपुरी फिल्म थी, जो भोजपुरी फिल्मों का जो दौर था 88 में, उसकी वो एक अच्छी फिल्मों की वो लास्ट कड़ी रही होगी वो फिल्म, जिसमें मैंने गाया था। उसमें 3 गाने मेरे थे। मैं वही रिकॉर्ड करने मुंबई गई हुई थी, और बॉम्बे लैब में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। और उसके पहले मेरा एक कैसेट आया था, खैली बड़ा धोखा। तो राजकुमार बड़जात्या जो थे, तो उनके यहाँ से एक मैसेज आया कि बॉम्बे लैब में कि शारदा सिन्हा हैं वहाँ पर, तो उनकी शायद कुछ रिकॉर्डिंग है या क्या है, तो अगर हो जब वो फिनिश हो जाए तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनको कहिएगा कि ऐसे ऐसे आने के लिए। पास में ही था बॉम्बे लैब और जो उनका भावना बिल्डिंग जो उनकी थी। तो वहाँ हम लोग तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं कि अरे आए तो भोजपुरी फिल्म रिकॉर्ड करने आए थे और वहाँ से बुलावा आया है। तो वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा। वो बिल्कुल डिफरेंट सा माहौल, वहाँ पे बड़े अच्छे लोग। राजकुमार बड़जात्या तो अब रहे नहीं, सूरज जी छोटे थे उस समय में। गए तो बहुत अच्छा लगा। ताराचंद जी थे, उनसे मुलाकात हुई और फिर उन्होंने कहा कि आपका जो गीत है वो मैंने कैसेट में जो है हमारे गाड़ी में मेरी जो गाने आपके बजते हैं, तो मैंने एक दिन पूछा था कि भाई किसका कैसेट ये बजा रहे हो। तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि ये तो हम लोगों की मतलब बिहार की वो माँ है हम लोगों की, उन्हीं का हम कैसेट बजाते हैं, ये उन्हीं का ही है। अच्छा तो दिखाओ जरा। दिखाया उखाया, सारी बात हो गई। तो फिर उन्होंने वो पूरा कैसेट सुना, तब उन्होंने मेरे गाने को और ढूंढा कहीं, जो ढूंढा तो HMV का वो श्रद्धांजलि जो विद्यापति के 8 गीतों का जो वो कैसेट था वो उनको मिला। वही वो सुन रहे थे। उन्होंने एक पत्र लिखा, ताराचंद बड़जात्या जी का एक पत्र आया कि शारदा जी आप तो मेस्ट्रो हैं इसकी, और आपको हम लोगों ने मैंने आपका श्रद्धांजलि कैसेट सुना है, मुझे बहुत आपकी गायकी बहुत अच्छी लगी है और मेरा कैसेट सुनते सुनते घिस गया है, इसीलिए यदि हो तो आप इसका इंतज़ाम करें, नहीं तो आप मिलें। ऐसी बात थी। हमने बहुत खुश हुए हम लोग उनसे मिलने के लिए गए और उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बैठकी की। और जो मैंने प्यार किया फिल्म है, इसका पहले नाम था प्यार का वरदान। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक मूवी है जिसमें हम चाहते हैं कि आप गाएं।
उसका नाम है प्यार का वरदान। हमने कहा ठीक है, उतना हम महत्व नहीं जानते कि राजश्री प्रोडक्शन में गाने का ये महत्व है, या ऐसे बॉलीवुड और ये ऐसे ये सब उतनी बातें पता नहीं थी मुझे। पर ये मालूम था कि राजश्री फिल्म के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे फिल्म बनाते हैं। दोस्ती वगैरह जो हमने देखा था तो मुझे याद था वो। तो बैठकी हुई वहाँ पर और राम लक्ष्मण को बुलाया गया वहाँ पे, वो भी आए, ताराचंद जी बैठे और वहाँ के जो कंपनी के जो उनके जो लोग थे वो लोग बैठे, उन लोगों ने गाना सुना और भी गाने हमसे सुने, गाए। उन्होंने कहा ठीक है, ये फाइनल है, आपका जो गीत हमने सुना है ना, हम उसी आधार पर ये गीत बना रहे हैं उस फिल्म में। तो मैंने प्यार किया में जो गाना मैंने गाया है वो ठीक उस फिल्म के पहले मेरा जो वो कैसेट मैंने कहा खैली बड़ा धोखा, वो आया था। उसमें जो एक गीत मैंने कंपोज किया था उसी के बेसिस पर वो गीत बनाया गया। उनको इतना अच्छा लगा। वो गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगी। वो गीत है, वो भोजपुरी में था कि कुछ ना बोलब चाहे, कुछ ना बोलब चाहे, कोनो सजाद कैनी का कसूर तनी इतने बता द, कैनी का कसूर तनी इतने बता द। ये वो भोजपुरी गीत था जो मैंने कंपोज किया था और ये गीत ब्रजकिशोर दुबे जी का लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने जब इस बेसिस पर गीत तैयार किया तो इसको बम्बैया तरीके से ढाला उन्होंने। गीत वही है, इसका ढांचा वही है, सब कुछ है, मगर आप देखेंगे तो आप सुनेंगे। आप कहे तो से सजना कुछ वो ना बोलब, सेम लगेगा आपको सुनने में। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब आज के युवा भी मेरे ऐसे गीतों को जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई हमारे युवा ऐसी चीज़ों को, न मेरा गाया हुआ सिर्फ, बल्कि ऐसे जो अच्छी चीज़ें जो गाई गई हों, कभी अच्छे लिरिक हों, इस तरह की चीज़ों को सुनते हैं आज भी और एंजॉय करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये उनका प्यार है कि इतने वर्ष पुराने गाने को भी जहाँ कहीं भी जाती हूँ वो फरमाइश तो रहती है। HMV के बाद मेरा जो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो फिर टी सीरीज में हुआ, फिर सुपर कैसेट में। और वहाँ पे जब गाया मैंने एक गाना, उसमें ऐसा था, सब झूमर उसको कहते हैं हम लोग, वो गाना मैंने गाया। वो उस कैसेट में 12 गाने गाए मैंने एक कैसेट में। आज बड़ा मुश्किल है, आज 12 गाना कोई गा नहीं सकता कैसेट में, क्योंकि आज का तरीका ही बदल गया। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि इतना कम देके ही काम चला लेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं। तो कहते ना, दिलदारी थी उसमें कि हाँ भैया जितना अच्छा से और ज़्यादा ही रहेगा तो क्या हर्ज है। तो मैंने 12 गाने गाए उसमें। उसी कैसेट का ये एक गाना है। उस कैसेट का नाम था केकरा से कहाँ मिले जाला। बहुत सारे गीत हैं उसमें, सारे के सारे गीत लोगों ने बेहद पसंद किए। उसी का एक गीत है जो हमारे स्नेहिल रंजीत जी हैं, बहुत फरमाइश उन्होंने कल भी फरमाइश की थी। बहुत लोगों की फरमाइश तो मैं कल पूरी भी नहीं कर पाई, बहुत मैथिली की भी फरमाइश थी और
भी मैं गज़ल भी गाना चाहती थी, जी मगर जी, गजल तो मैं भी गवाना चाहती हूँ आपसे मैम। मौका भी है, दस्तूर भी है और जगह भी है, जश्न अदब में हम इस वक्त बैठे हैं। तो वो गीत है केकरा से कहाँ मिले जाला का जो वो गीत है। उजर बगुला बिन पिपरो न शोभे, कोयल बिन कोयल बिन कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत। उसी कैसेट का एक गीत जो उन्होंने अभी फिर फरमाइश के फरमाइश तहत, की है, वो मैं सुना देती हूँ। वो उनके फरमाइशी गीत मेरे पास भी लिखे हुए हैं मैम। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी हा पिया, ले हा हो, ले हा हो, अरे ले हा हो, पिया पिया सिंदूर बंगाल के हो, ले हा हो, पिया सिंदूर बंगाल के, सिंदूर बंगाल के हो, सिंदूर सिंदूर बंगाल के हो, ले अहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के हो, ले अहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के। बहुत खूब मैम। इसके बाद हम आपके हैं कौन का आपका वो गाना बहुत फेमस हुआ जो विदाई पे था, और बेटी ही नहीं बल्कि कोई भी उसको सुने तो इतने इमोशंस उसके अंदर हैं कि आंसू अपने आप आ जाते हैं। हम चाहेंगे आप जब फरमाइशी गीत चल रहे हैं तो आप मेरी फरमाइश पे एक बार वो सुना दें। जरूर, जो जितना याद है एक दो पंक्ति। हम्म, हम्म, बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुझसे पाया, सजन घर ले चली, बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुझसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली, सजन घर मैं चली, यादों की लेकर साए, चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली, सजन घर मैं चली, सजन घर में चली, बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुझसे पाया, सजन घर ले चली। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आपकी सलमान खान पे फिल्माया गया मूवी से आपने शुरुआत की, और अब 2021 में ही मैं बताना चाहूँगी कि कागज़ फिल्म OTT पर आई है जो सलमान बिल्कुल। खान प्रोडक्शंस है, बिल्कुल। और इसमें भी मैम ने अपनी आवाज़ दी है। तो अगर हम उस ज़माने की बात करें जिस वक्त आपने सलमान खान पे फिल्माई एक पिक्चर में काम किया था, और अब इतने साल बाद जब सलमान खान प्रोडक्शंस में आप काम कर रही हैं, तो गायकी में कितना फ़र्क आया है, जिस तरह से काम करने के तरीक़े में कितना फ़र्क आया? ऐसा है कि उस समय जो गीत था, मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक जो भी जैसे बॉलीवुड है या भोजपुरी के तो फिल्म हैं ही
फोक और इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश की है कि फोक पर आधारित जो गीत हैं वैसे गीत मैं बॉलीवुड में भी गाऊं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि या तो बहुत अच्छे कंपोजिशंस होते हैं वो, या जो किसी भी स्टेट के जो फोक होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही जानदार होते हैं। तो फोक के आधार पर गाया हुआ वो गीत बहुत वो सुपर हिट होता है, किसी का भी गाया जी। हुआ। तो ये जो गीत था हमारा ये फिल्म कागज़ में, जो सलमान खान प्रोडक्शन का, तो ये ऐसा है कि काम कर हम तो सिंगर का तो काम है गीत गाना, तो लेकिन जब पूरी कहानी सुनती हूँ किसी फिल्म की, सारी बातें सारे सिचुएशन को जानती हूँ, तभी मैं गाती हूँ। मुझे जब लगा कि भाई ये जो फिल्म है इसका जो मुद्दा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि जो जिन लोगों ने देखा नहीं होगा उन सबों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो सरकारी फाइलों के अंदर जो बातें दब जाती हैं उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस फिल्म में उसी का जिक्र है कि जो मृतक है, नाम भूल रही हूँ मैं, लाल बिहारी मृतक, तो ये एक बिल्कुल सही कहानी है कि लाल बिहारी मृतक जो हैं उनको वो जिंदा होते हुए उनको मृतक घोषित कर दिया गया, और उनकी ज़मीन हड़प ली उनके घर वालों ने, लोगों ने, और उनको मृतक घोषित करके वो फाइल चली गई, मृतक हो गए। उनको 20 वर्ष लगे अपने मृतक होने को अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने में, और इसको सरकार से इस चीज़ को मनवाने में कि मैं जिंदा हूँ। इसी के तहत उनकी जो पत्नी है वो ऑफिस जब जा रहे हैं दोनों, तो कहीं पर जब उनको ये झिड़कन मिली कि भाई वो तो मृतक हैं, वो तो मर चुके हैं, उनके बारे में क्या बात करें, वहीं पर ये गाना आता है। ये सिचुएशन ऐसा है, उसी में वो 2 लाइन मैं सुनाऊंगी, पूरी गीत मुझे पूरा तो याद नहीं है, मगर ये भी कहूँगी कि ये गीत जो है वो मिर्ज़ापुरी कजरी जो है उस पर आधारित है। मिर्ज़ापुरी की कजरी बहुत नामी है, जो बिस्मिल्लाह खां साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जो धुन शहनाई में बजता है, जैसे ही बजता है लगेगा हाय हाय क्या बात है। तो ये मिर्ज़ापुरी कजरी के धुन पर ही गाना है, और वो जो मिर्ज़ापुरी कजरी है वो जैसे मिर्ज़ापुर भले गुलदार कचौड़ी गली, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू हो, सुन कैला बलमू। कैनी हम कौन कसूर नयनों से दूर कैला बलमू, दूर कैला बलमू हो, दूर कैला बलमू। कैनी हम कौन कसूर नयनों से दूर कैला बलमू। ये आधार है, और वो गीत है सरकार विधवा बनावले की पति मोरा जिंदार सखिया, सरकार विधवा बनावले कि पति मोरा जिंदार सखिया, जिंदार सखिया के जिंदार सखिया, जिंदार सखिया कि जिंदार सखिया की पति मोरा जिंदार सखिया, सरकार विधवा बनावले कि पति मोरा जिंदार सखिया। ये गाना मैम, ये तो बात रही फोक की। अब क्योंकि हम जश्न अदब में बैठे हैं, मैं चाहूंगी एक गज़ल भी आप हम लोगों के लिए, यहाँ जो ऑडियंस बैठे हैं उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सा गुनगुना दें। अहमद फराज साहब की गज़ल है एक। तेरी दुनिया में ए खुदा जीने के
खुशी की थी तमन्ना, वो खुशी हासिल नहीं। हमने देखी है ज़माने की हज़ारों गर्दिशें, मांगू तो तुझसे क्या मांगू, तू देने के काबिल नहीं। तेरी बातें ही सुनाने आए, 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 दोस्त भी दिल को दुखाने आए। और तो बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन अंत में जी। सो रहो मौत के पहलू में फराज, सो रहो मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त न जाने वाह। आए, नींद किस वक्त न जाने आए। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। हम लोग ऑलरेडी सेशन से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, 3:15 हो चुके हैं। रंजीत की मुझे इशारा मिल चुका है। आखिर में बस चलते चलते मैं जाऊंगी सबसे आपका फेमस और मेरा भी पसंदीदा गाना जो अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर में हम सब ने सुना, बस आखिर में वो हम सबके लिए सुना दें। वो तो मैं तभी गाऊंगी जब आपके लय हमारे साथ होंगे, तभी तो मजा आएगा ना। जी ज़रूर, सब लोग साथ में थोड़ा सा मैम को लय दें। टटक 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 टटक। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं, हो कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, ना इधर ना उधर ही सिहारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे 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 पिया। बहुत खूब मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और रंजीत से मेरी गुजारिश रहेगी कि जब ऐसी शख्सियात सामने हो तो 1 घंटा भी बहुत कम पड़ता है आप जैसे सितारों से बात करने के लिए, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। इतने सारे अभी बहुत से गीत थे, बहुत सी फहरिस्त मेरे दोस्तों की मेरे पास थी जो उन्होंने कहा था आपसे गवाने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है। अगला सेशन शुरू होने वाला है।
मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, जश्न अदब पे तशरीफ़ लाई। शुक्रिया एक बार फिर से रंजीत का, यहाँ बैठे सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ओर से भी, और सबको मैं नमस्कार भी करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ रंजीत जी को भी अच्छा आयोजन करने के लिए और हमें याद करने के लिए और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी भी मेरी है कि आज आपके साथ मैं स्टेज शेयर कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया रंजीत का एक बार फिर से, बहुत शुक्रिया। मैम शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए और हम सभी को शुक्रिया करना चाहिए आपका कि आपने इतना कम वक्त, जिस तरह की आपकी सेहत है उसके बावजूद आपने हमें नवाजा। निरुपमा मैडम बैठी हुई हैं, आपसे मुलाकात नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, और आपकी बड़ी वो अभी बैठी हुई। तो मैं चाहता हूं कि वो जो एक हमारे लिए, बहरहाल हम मैम अवार्ड तो हम दे चुके, लेकिन आप अगर स्टेज पे आ जाएं तो ये मोमेंट अगर आप ही दे दें मैम को तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सीनियर IAS ऑफिसर हैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है, तो इनका बड़ा ताउन रहता है हमारे लिए। कुदरत गवाह है उस खुदाई की, जहां हरियाली और रंगों की बहार है हर ओर। दिल करता है पंख लगाकर उड़ जाऊं नीले गगन में, उगते सूरज की सुनहरी किरणों की ओर। आओ बुने एक अनोखी कहानी, देखो अपना देश।